पूजा और सूरज दोनों भाई बहन इस दुनिया में अनाथ थे। उनके माता पिता दोनों ही गरीबी और बीमारी से गुजर गए थे। पूजा बड़ी थी और सूरज छोटा। पूजा और सूरज सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करते थे। सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर भीख मांगना और सड़क के किनारे ही दूसरे भिखारियों के साथ सो जाना। कभी कभी तो उन दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, इसलिए वो दोनों भूखे ही सो जाते थे। एक सुबह जब पूजा और सूरज सोकर उठे तो उन्होंने देखा सड़क पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। पूजा और सूरज को पता चलता है कि आज तो 15 अगस्त है। की तरह पतंग उड़ाना चाहता था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सूरज पतंग खरीद सके और वो दोनों रोज की तरह सड़क पर भीख मांगने चले जाते हैं। तभी सूरज को सड़क पर गिरी हुई एक पतंग दिखाई देती है। वो दौड़कर उसे उठा लेता है। देखो दीदी, मुझे पतंग मिली। फटी हुई पतंग, अब क्या उड़ाएगा? देख मेरे पास कितनी बड़ी पतंग है। इनके तो माँ बाप भी नहीं है, ये दोनों तो अनाथ हैं। ये दोनों पतंग नहीं खरीद सकते, 15 अगस्त नहीं मना सकते। सूरज रोने लगता है। पूजा उसे चुप कराती है। तू चिंता मत कर मेरे भाई, ये पतंग फटी हुई है तो क्या हुआ? आज जो भी पैसे इकट्ठा होंगे उनसे मैं तुझे पतंग खरीद कर दूंगी, ठीक है? सच दीदी, क्या आज आप मुझे पतंग दिलाओगी? आपको पता है मैं कभी भी पतंग नहीं उड़ा पाता हूँ। पूजा बहुत कोशिश करती है कि आज उसे भीख मिल जाए। वो गाड़ी वालों को रोकती है, लेकिन उसे उस दिन कोई भी भीख नहीं देता है। वो बहुत दुखी होती है। पूजा के पास 2 रुपए थे। वो पतंग वाले की दुकान पर जाती है। भैया, एक पतंग और थोड़ी सी डोर दे दो, मेरे पास ये 2 रुपए हैं। चल हट यहाँ से, मेरे दूसरे ग्राहक खड़े हैं, चल हट। 2 रुपए में कुछ नहीं आता। भैया 50 पतंगे पैक कर देना, 4 चरखी मांझे की। कितने हुए? 3500 रुपए हो गए साहब। व्यक्ति दुकानदार को पैसे देकर गाड़ी के पास जाता है और सामान गाड़ी में रखकर बटुआ अपनी जेब में रखने लगता है। तभी उस व्यक्ति का बटुआ वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में आगे चला जाता है। सूरज व्यक्ति का बटुआ गिरा हुआ देख लेता है और वो पूजा से कहता है, दीदी वो देखो, उन अंकल का बटुआ गिर गया और वो चले गए। दीदी इस बटुए में तो बहुत सारे रुपए हैं। सूरज, इसे बंद कर दे, ऐसे किसी का बटुआ नहीं खोलते। एक काम करते हैं, तू और मैं यहीं बैठ जाते हैं। क्या पता वो अंकल दोबारा अपना बटुआ ढूंढने के लिए आए तो हम उन्हें दे देंगे। पूजा सूरज के साथ उन्हें लगातार देख रहा था, पर उन दोनों अनाथ भाई बहन की तरफ किसी की भी नजर नहीं गई। वे बेचारे भूखे प्यासे उस व्यक्ति का इंतजार करते रहे। काफी देर बाद वो व्यक्ति वहाँ आया। उसने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने मना कर दिया। तभी पूजा और सूरज उस व्यक्ति के पास आए। अंकल, आपका बटुआ ये रहा। आप जब गाड़ी में बैठ रहे थे तभी गिर गया था, हमने उठाकर रख लिया था और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। व्यक्ति ने अपना बटुआ देखा, उसमें रुपए वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। कुछ देर तक वो व्यक्ति उन बच्चों को देखता रहा, सोचता रहा। बच्चों की ईमानदारी देखकर व्यक्ति हैरान था। बच्चे उसका पर्स लेकर भाग भी सकते थे, पर वो वहीं बैठे रहे जब तक वो वहाँ नहीं आया। बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, अपना नाम बताओ। तुम लोग कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अंकल, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा भाई सूरज है। हमारे माँ पहले मर गए, तब से हम दोनों सड़क पर ही रहते हैं और भीख मांगकर गुजारा करते हैं। पूजा की दर्द भरी बातें सुनकर व्यक्ति भावुक हो जाता है और वो पूजा और सूरज को गाड़ी में अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। चलो बच्चों, आज 15 अगस्त है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ तुम दोनों मेरे साथ पतंग उड़ाना और खूब मजे करना। सच अंकल, हम आपके साथ पतंग उड़ा सकते हैं? हाँ बेटा, चलो आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठो। व्यक्ति पूजा और सूरज को अपने घर ले जाता है। व्यक्ति की पत्नी बच्चों के लिए खाना लगाती है। पूजा और सूरज दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। ना जाने वे दोनों कब से भूखे थे और उन्होंने ऐसा खाना कब से नहीं खाया हो। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। विनोद, ये बच्चे कितने मासूम बच्चे हैं। सचमुच इन्हें देखकर बहुत तरस आता है। हाँ पूनम, मासूम भी और ईमानदार भी। वैभव बेटा, पूजा और सूरज को टेरिस पर ले जाओ। मैं थोड़ी देर में पतंगे और चरखी लेकर आता हूँ, फिर हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। ओके पापा। चलो पूजा, चलो सूरज, मैं तुम्हें अपने टेरिस पर लेकर चलता हूँ। विनोद, आपके बॉस ने जो अनाथ आश्रम खुलवाया है, अगर हम पूजा और सूरज को भी उसी अनाथ आश्रम में दाखिल करवा दे तो इन दोनों बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ऐसे सड़कों पर भीख मांगकर इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनाथ आश्रम में रहेंगे तो वहाँ पढ़ लिख कर ये दोनों अपना, और कभी कभी हम इन दोनों से वहाँ मिल भी आया करेंगे, जैसे हम हर महीने अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलने जाते हैं। हाँ पूनम, तुमने अच्छा याद दिलाया। मैं कल ही सर से इस बारे में बात करता हूँ। सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं। पूजा और सूरज दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन पूनम पूजा और सूरज को शॉपिंग पर ले जाती है और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े और खाने का सामान खरीद देती है। विनोद अपने बॉस से बात करता है और पूजा और सूरज को अनाथ आश्रम में दाखिल करवा देता है। अनाथ आश्रम में अपनी उम्र के बच्चों को देखकर पूजा और सूरज बहुत खुश होते हैं। वहाँ उनके खेलने के लिए खिलौने,
पढ़ने के लिए किताबें और खाने के लिए भोजन की सारी सुविधाएं थी। कहते हैं ईमानदार व्यक्ति सदैव तरक्की के रास्ते पर ही चलता है। पूजा और सूरज दोनों को उनकी ईमानदारी का फल मिल गया। साथ ही साथ विनोद ने भी उनकी भलाई सोचकर दोनों अनाथ बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना दिया। सरजू सब्जी का ठेला लगाता था। परिवार में उसकी पत्नी शांति और 2 बच्चे कृष्णा और साधना थे। सरजू गरीब था। सब्जी बेचकर उसकी जो भी कमाई होती थी उससे घर और ठेले का किराया भी देना होता था। इसलिए कई बार वो चाहकर भी पत्नी और बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता था। शांति, तुम भी कितनी बदनसीब हो। देखो ना, मैं तुम्हें शादी के बाद कोई सुख ही नहीं दे पाया। आप ऐसा क्यों सोचते हो जी? आप मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी भगवान पर विश्वास रखो। दुख के बाद हमारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। अच्छा, तो मुझे कुछ खाने को दे दो भाई। वो 1-2 घर सब्जी के नए बंधे हैं, तो समय से बेचने जाओ तो वो मेरे से ही खरीद लेते हैं। सरजू सब्जी का ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो मोहल्लों में जा जाकर सब्जियां बेचा करता था। कौशल्या नाम की एक बड़ी उम्र की महिला सरजू से ही सब्जी लेती थी। उसे पता था कि सरजू के आने का समय हो रहा है, इसलिए वो दरवाजे पर ही उसकी प्रतीक्षा करती थी। सब्जी ले लो, आलू, प्याज, भिंडी, तोरी, करेला, ककड़ी, खीरा, गोभी ले लो। अरे सरजू, आज बड़ी देर कर दी आने में। कब से प्याज लेने के लिए खड़ी हूँ। दाल को तड़का लगाना है। ला जल्दी से 1 किलो प्याज दे दे। और सुन, कल जरा ताजी सब्जियां दे जाना। परसों फिर 15 अगस्त है, तू आएगा नहीं। अभी देता हूँ माता जी, ये लो। सरजू कौशल्या को सब्जी देकर आसपास के सारा दिन सब्जी का ठेला लिए वो घूमता रहता था और शाम को थका हारा घर आता था। अब तू क्यों रोने लगा? क्या हुआ है? माँ, मेरी पूरी पतंग फट गई। चिपकाया तो उड़ी नहीं रही है। मुझे 15 अगस्त पर नई चरखी और पतंग दिलवाओगी ना? कृष्णा, अभी तेरे पापा आ गए हैं। वो हाथ मुंह धो रहे हैं। उनके सामने पतंग और चरखी की कोई बात मत करना। वैसे भी वो पूरे दिन के थके हुए आते हैं। अब रोना बंद करो। सरजू खाना खाने बैठ जाता है। क्या हुआ कृष्णा, रो क्यों रहा है बेटा? नई पतंगे और मांझी की नई चरखी मांग रहा है। मोहल्ले के दोस्तों को देख लिया, उनके पास खूब सारी पतंगे और नई चरखी है, तो इसे भी वही चाहिए। कोई बात नहीं, कल मैं अपने बच्चों के लिए नई पतंगे और चरखी लेता आऊंगा, ठीक है? फिर हम परसों पूरा दिन पतंग उड़ाएंगे, ठीक है ना बेटा? अरे सरजू कहाँ है? आइए आइए लालचंद जी, मैं कल सुबह ही आपके पास आने वाला था। मुझे सब पता है तेरे बहाने। कल की कल करते हुए आज 10-15 दिन बीत गए। ला निकाल मेरे 5000 रुपए, 2 महीने का ठेले का किराया, वरना ठेला वापस ले जाता हूँ। हाँ रुकिए लालचंद जी, 5 तो पूरे नहीं हो पाएंगे। ये 3000 रुपए अभी हैं मेरे पास, ये रख लीजिए। मैं आपको अगले हफ्ते बाकी के पैसे दे दूंगा। नहीं भाई, पूरे पैसे दे जाना और ठेला किराए पर वापस ले जाना। हरिया, ए मंगल, ठेला उठाओ चलो। लालचंद जी, नई सब्जियों के पैसे दे आया हूँ, सुबह उठानी है, कैसे बेचने ले जाऊंगा? ऐसा मत करो लालचंद जी, फिर ले लियो ठेला दोबारा। हाँ चल। लालचंद अपना ठेला और 3000 रुपए लेकर चला जाता है। सरजू दुखी और परेशान हो जाता है। उसका रोजगार का साधन ठेला लालचंद ले गया था। अब वो कैसे सब्जियां बेचेगा, यही चिंता उसे खाई जा रही थी। अगले दिन। अरे शांति, ये टोकरा कैसा, कहाँ से लाई हो? अरे वो एक बार तुम पिछले साल आम और खरबूजे इसमें लेकर आए थे, तो ये टोकरा मैंने संभाल कर रख दिया था। आज आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां इसमें ले जाकर बेचो। कोई बात नहीं, थोड़ी ही सही, बिकेंगी, पर खराब तो नहीं होंगी। सरजू सब्जियों का टोकरा अपने सर पर रखकर बेचने चल पड़ता है। रास्ते में सड़क पर जाम लगा हुआ था। सरजू थोड़ी देर वहीं रुक गया। तभी एक लड़का अपने दोस्त के साथ गाड़ी में। अरे यार, ये कितना जाम लगा हुआ है यार। ये झंडा ले लो भैया, 5 रुपए का है, ले लो ना भैया। अरे यार क्या मुसीबत है यार, ये ले 5 रुपए पकड़। भैया ये झंडा तो ले लो। बच्चा झंडा देकर आगे चला जाता है। वो लड़का झंडे को जमीन पर फेंक देता है। तभी सरजू ये सब देख लेता है। वो लड़के की गाड़ी के पास आता है। भैया जी, ये हमारे देश, हमारे भारत का झंडा है। इस झंडे के लिए तो हमारे देश के कितने शहीद कुर्बान हो गए, पर इस झंडे पर आंच नहीं आने दी। इसे संभाल कर रखिए भैया जी। कल 15 अगस्त है और ये झंडा इस देश की धरोहर है। इसे माथे से लगाना ही हमारी शान है।
दूसरा बैठा हुआ लड़का सरजू से झंडा ले लेता है। जाम खुल जाता है। उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। सरजू भी सब्जी बेचने चल पड़ता है। मोहल्ले में पहुंचकर उसे याद आता है, अरे आज तो माताजी ने जरूरी सब्जियां लाने के लिए बोला था। जल्दी जाता हूँ, आज माताजी नजर नहीं आ रही। माताजी, ओ माताजी, कहाँ हो? अरे आज सब्जी नहीं लेनी क्या? अरे दरवाजा तो खुला हुआ है पर कोई आवाज। अरे अरे ये कौन करा रहा है? हाय, पानी। माताजी आप जमीन, माताजी कुछ तो बोलिए। मेरा पंप। माताजी ये मांग रहे हो आप? खाली है। डॉक्टर, डॉक्टर। कौशल्या की सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अरे अब क्या करूं? इनके तो घर का कोई सदस्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। बाहर किसी रिक्शा को रोकता हूँ। ए भैया, ए रुकना, जरा रुकना। इन्हें उठाने में मदद करो यार। यहीं पास के हॉस्पिटल ले चलो भैया। 1 मिनट रुको, ये दुकान वाले भैया को बता दूं। भैया, इन माताजी के घर का कोई व्यक्ति आए तो बता देना, पास के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ठीक है जी। मैं अपनी सब्जी की टोकरी यहाँ रख कर जा रहा हूँ। ठीक है भैया, जैसे ही कोई वापस आता है मैं बोल दूंगा। ठीक है, जाओ जाओ। सरजू कौशल्या को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कौशल्या का चेकअप करते हैं। देखिए, इन्हें अस्थमा का अटैक आया है। इनके घर से कौन है इनके साथ? जी बाकी तो मैं दुकान वाले को खबर दे आया हूँ। कोई भी इनके घर से आए तो खबर दे देंगे। डॉक्टर, कौशल्या जी को होश आ गया है। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी अब मुझे ठीक महसूस हो रहा है डॉक्टर। मुझे कौन लाया है यहाँ? मुझे तो होश ही नहीं था। माताजी आप बेहोश हो गई थी, कोई था नहीं तो आपको मैं हॉस्पिटल ले आया। सिस्टर, मेरी माँ कौशल्या जी यहाँ एडमिट हुई हैं। आप बता सकते हैं कौन सा वार्ड है? जी वो सामने से राइट जाकर रूम है। माँ आप? ये मेरा बेटा आ गया है, धीरज। माँ आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर, अब मेरी माँ कैसी है? धीरज, मैं अब ठीक हूँ। सरजू ने मुझे समय पर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अरे भैया जी, अरे आप तो वही हो ना जो मुझे सुबह मिले थे? हाँ सरजू भैया, आज आपने मेरी माँ को बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 घंटे में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं। धीरज सरजू के साथ माँ को घर ले आता है। धीरज बेटा, सरजू तुम्हें कैसे मिल गया? माँ, आज सरजू भैया ने मुझे अपने देश के झंडे का सम्मान करना सिखा दिया। धीरज माँ को सुबह वाली दोस्त है ना अनिल, उसके पापा ठेला वगैरह ही बेचने का होलसेल का काम करते हैं। अगर हम सरजू भैया को एक नया ठेला खरीद दें तो इनको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, तू सरजू को नया ठेला ही दिलवा दे। माताजी ये सब रहने दीजिए। सरजू, तू भी तो मुसीबत के वक्त मेरे काम आया। अब मेरा फर्ज भी तो कुछ बनता है। सरजू भैया, ये कुछ पतंगे और मांझा लेकर आया था। आप कल बच्चों को यहीं ले आइए। मेरे दोस्त भी होंगे, बच्चे भी 15 अगस्त यहीं मना लेंगे। हाँ हाँ सरजू, अपने परिवार को कल यहीं ले आओ। थोड़ी देर बच्चों का भी मन बहल जाएगा। अगले दिन सरजू शांति और बच्चों के साथ 15 अगस्त मनाने आता है। कृष्णा और साधना पतंग देखकर बहुत खुश होते हैं। धीरज कृष्णा और साधना को ढेर सारी पतंगे देता है और उनके साथ मिलकर पतंग उड़ाता है। शांति, तुम मेरी रसोई में जाओ और सबके लिए गरम गरम पूरी छोले बनाओ। आज सब तुम्हारे हाथ के पकवान खाएंगे। शांति सबके लिए पकवान बनाती है। सब मिलजुल कर 15 अगस्त मनाते हैं। सरजू और शांति की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी। बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि बच्चे आजाद होकर उड़ने को पंख फैला चुके हैं। कौशल्या और धीरज की मदद से सरजू को बहुत सहायता मिलती है। आखिर एक गरीब का 15 अगस्त खुशियों की उड़ान भर चुका।